वक्त सबको मिलता है ज़िंदगी को बदलने के लिए, लेकिन ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त को बदलने के लिए। तो ये जो समय चल रहा है ना, इसको बदलिए और इस पर मेहनत करिए। ये यदि बदला मतलब आपने अच्छा काम किया तो ज़िंदगी अपने आप बदल जाएगी। तो चलिए, पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए हम लोग चैप्टर वाइज एक बार में एक चैप्टर पूरा कंप्लीट कर रहे हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अगला चैप्टर, कार्य सामर्थ्य ऊर्जा। ठीक है, ये पूरा हम लोग कंप्लीट पढ़ेंगे भैया, पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे वर्क पावर एनर्जी के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले कार्य से। ठीक है, तो सीधे सीधे टॉपिक पर आते हैं और बिना बकवास किए, बिना एक भी शब्द फालतू किए हम लोग टॉपिक वाइज सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, तो कार्य क्या होता है भाई? कार्य किसी वस्तु में के द्वारा किया गया कार्य जो होता है, उस वस्तु पर लगाए गए बल और बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। तो क्या इसको लिखना पड़ेगा? क्या फार्मूला लिख दे रहे हैं, परिभाषित कर लीजिएगा। किसी वस्तु के द्वारा किया गया कार्य, सीधे लिख दे रहे हैं, या किसी वस्तु पर किया गया कार्य, तो सीधे लिख रहे हैं किया गया कार्य। तो किया गया जो कार्य होता है ये किसके बराबर होता है? किया गया कार्य जो होता है ये बल, वस्तु पर लगाए गए बल और बल की दिशा में विस्थापन, बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है भैया। बस इतनी सी बात है। तो यदि मान लिया जाए ये तो हो गया हमारा फार्मूला। ठीक, ये हो गया फार्मूला। अब यदि हम मान लें कि यदि किसी वस्तु पर यफ बल लगाने पर, किसी वस्तु पर, जैसे लिख लीजिए किसी वस्तु पर यफ बल लगाने पर बल की दिशा में, बल की किधर दिशा में डी विस्थापन होता है, डी विस्थापन हो तो किया गया कार्य, तो किया गया कार्य कितना होगा? किया गया कार्य W बराबर F गुणे D, ये हो जाएगा भैया फार्मूला। ये हो गया फार्मूला। ठीक है, कार्य और फार्मूला। अब यदि मान लिया जाए कि F बल लगाने पर, ठीक है, F बल लगाने पर यदि विस्थापन जो है वो थीटा कोण पर होता है, F बल लगाने पर यदि विस्थापन थीटा कोण पर होता है, तब किया गया कार्य W बराबर होगा F D cos थीटा। ध्यान दीजिएगा, F बल लगाने पर D दूरी तक थीटा कोण पर अगर विस्थापित होता है तो किया गया कार्य W बराबर F D cos थीटा। ठीक है, बहुत बार पढ़ चुके होंगे कहीं ना कहीं, इसलिए मेन टॉपिक है ना, जो आपको 100% अच्छे से जानना ही चाहिए, उन्हीं टॉपिक को जो है हम अच्छे से यहाँ पे बताते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया कार्य। तो हमको तो लग रहा है कार्य का काम हो गया। अच्छा, इसमें 3 कंडीशन कर लो भैया। तो मान लो कि यदि थीटा बराबर 0 अंश, ठीक है, थीटा का मान 0 रखोगे तो F बराबर कितना आएगा? या ऐसे कह लीजिए, पहला पॉइंट ऐसे लिखते हैं कि ये यदि F बल लगाने पर बल की दिशा में विस्थापन हो तो ठीक है, तो क्या होगा? W बराबर F D cos 0 अंश, और cos 0 का मान 1 होता है, तो W बराबर आ जाएगा F D। इसका मान तो 1 हो जाएगा, 1 लिखिए ना लिखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये भैया मिल जाएगा फार्मूला हमारा। ठीक है, और ये देखिए ये कार्य का अधिकतम मान हो गया। तो यदि F बल लगाने पर बल की दिशा में विस्थापन हो तो किया गया कार्य अधिकतम होता है। तो क्या होता है? किया गया कार्य क्या होता है? अधिकतम होता है। किया गया कार्य
अधिकतम होता है। ये बात हो गया। फिर दूसरा पॉइंट यहाँ पे हम लिखेंगे, दूसरी बात ये कि क्या ये दिख रहा है क्लियर? चलिए थोड़ा सा छोटा कर दें इसको, थोड़ा सा, चलो किनारे चलो भैया। ये दूसरी बात यहाँ पे हम लिखेंगे कि ऊपर से लिखें। दूसरी बात, यदि F बल लगाने पर, यदि F बल लगाने पर लंबवत विस्थापन होता है, F बल लगाने पर लंबवत विस्थापन होता है, लंबवत यानी बल की दिशा के लंबवत विस्थापन हो तो W बराबर क्या हो जाएगा? W बराबर एफ डी कॉस 90, और कॉस 90 का मान 0 होता है, तो यहाँ W बराबर आ जाएगा 0। W बराबर कितना आ गया? 0। तो इसका मतलब ये है कि यदि F बल लगाने पर या कुछ भी बल लगाने पर लंबवत विस्थापन होता है तो कोई कार्य नहीं होता। क्या? कोई भी कार्य नहीं होता। यहाँ पे लिखना पड़ेगा, कोई कार्य नहीं होता। ठीक, दूसरा पॉइंट ये हो गया। अब तीसरा हम यहाँ पे लिखेंगे कि यदि बल लगाने पर विस्थापन बल के विपरीत दिशा में हो, बल के विपरीत दिशा में हो तो थीटा का मान 180 रखना पड़ेगा। W बराबर आ जाएगा, W बराबर एफ डी कॉस 180, और कॉस 180 का मान -1 होता है, तो यहाँ से आ जाएगा W बराबर -FD। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या होगा? कार्य ऋणात्मक होगा। कार्य क्या होगा? ऋणात्मक होगा। ठीक है, चौथा और अंतिम पॉइंट ये है कि यदि वृत्ताकार पथ पर गति करे, क्या? बल लगाने पर वृत्ताकार पथ पर गति करे, कोई पिंड वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है तो ऐसे ही गति करेगा ना? हैं? दो नेक्स्ट पेज लेकर के समझा दे रहे हैं, फिर यहाँ पे लिख देंगे अभी। ये लो, लंबवत, ये मान लीजिए वृत्ताकार पथ पर अगर गति कर रहा है, वृत्ताकार पथ पर यदि गति कर रहा है तो क्या होगा? इसमें ये विस्थापन ऐसे ही हो रहा है और बल हमेशा केंद्र की ओर लगेगा, केंद्र की ओर, और विस्थापन तो इधर होगा। ऐसे ही होगा ना भैया यहाँ पे, या फिर यहाँ से मिला दीजिए केंद्र को तो विस्थापन यहाँ होगा, तो ये भी तो लंबवत हो गया, लगने वाला बल इधर हो गया और विस्थापन इसके लंबवत हो गया। तो इस स्थिति में क्या हुआ? बल विस्थापन के अगर लंबवत होता है तो कोई कार्य नहीं किया जाता, कोई कार्य नहीं होता, तो कार्य शून्य होगा। ठीक है, यहाँ पे आप लिखेंगे कि यदि वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है तो कोई कार्य नहीं होता। क्या होता? कोई कार्य नहीं, या W बराबर 0 हो जाता है। वृत्ताकार पथ पर गति करेगा तो कार्य 0 हो जाएगा। तो ये पूरा हो गया भैया कार्य के बारे में। अब जो है हम लिखेंगे कार्य का मात्रक। तो कार्य का मात्रक चलिए निकाल लेते हैं। W बराबर क्या मिला था? FD कॉस थीटा, तो उसका मात्रक तो होगा नहीं, तो यहाँ से कार्य का मात्रक होगा क्या? एक तो हो गया ये कार्य का मात्रक, एक हो गया MKS पद्धति में, यहाँ हम लिखेंगे MKS पद्धति में। तो MKS पद्धति में कार्य का मात्रक क्या होगा? न्यूटन इंटू मीटर, और दूसरा जूल। ठीक है, और कार्य का दूसरा मात्रक CGS पद्धति में क्या होगा? CGS पद्धति में इसका मात्रक होगा अर्ग। क्या होगा? अर्ग। ठीक है, CGS पद्धति में इसका मात्रक हो जाएगा अर्ग। ठीक, चलिए, तो ये तो हो गया मात्रक, इससे ज़्यादा इसमें क्या और। ठीक, चलिए अगला अब देखते हैं सामर्थ्य। सामर्थ्य किसका ज़्यादा होता है भैया? कार्य करने की दर जिसमें ज़्यादा होती है, जो ज़्यादा कार्य करता कम समय में उसका सामर्थ्य ज़्यादा होता है, या जो कार्य करता है वही ऊर्जा व्यय होती है, जितना कार्य करता उतनी ही ऊर्जा व्यय होती है। नहीं समझे क्या? जैसे ये मान लीजिए टीवी चल रही है, विद्युत ऊर्जा खर्च होगी ना, तो जो टीवी यदि विद्युत ऊर्जा ज़्यादा खर्च कर रही है इसका मतलब ज़्यादा कार्य कर रही है। अच्छा ऐसे सोच लो, चलो प्रेस एक लिया जाए, एक बल्ब लिया जाए, तो बल्ब ज़्यादा कार्य कर रहा है कि प्रेस ज़्यादा कार्य कर रहा है?
प्रेस ज़्यादा कार्य कर रहा है ना, क्यों? क्योंकि इसके द्वारा ऊर्जा ज़्यादा व्यय हो रही। तो ऊर्जा व्यय होने की दर को सामर्थ्य कहते हैं, या कह लो कार्य करने की दर को सामर्थ्य कहते हैं। सामर्थ्य की परिभाषा अब नहीं भूलनी चाहिए भैया, ठीक है। क्या? कार्य करने की दर को सामर्थ्य कहते हैं, कार्य करने की दर को सामर्थ्य कहते हैं, कार्य करने की दर को सामर्थ्य कहते हैं, या ऊर्जा व्यय होने की दर को, ऊर्जा व्यय होने की दर को सामर्थ्य कहते हैं, ठीक है। अब यदि मान लिया जाए कि टी समय में W जूल कार्य किया जाता है किसी उपकरण द्वारा, या कोई काम करता है, कोई व्यक्ति टी समय में W जूल कार्य करता है, टी समय में W जूल कार्य किया जाए, W जूल कार्य किया जाए, तो सामर्थ्य बराबर क्या हो जाएगा? सामर्थ्य ये क्या है? ऊर्जा व्यय होने की दर या कार्य करने की दर, कार्य करने की दर। यदि बात दर की आती है तो बटे समय करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। आई बराबर क्या कहते हो? Q अपान टी, ये आवेश है ना, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। और ये क्या कहते हो? वेग परिवर्तन बटे समय, वेग परिवर्तन बटे समय, इसको क्या कहते हो? त्वरण। त्वरण किसे कहते हो? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हो, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हो, बटे समय यानी परिवर्तन की दर। वैसे कार्य करने की दर को सामर्थ्य कहते हैं, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? सामर्थ्य कहते हैं। तो ये हो गया सामर्थ्य का परिभाषा और सूत्र, ठीक है। चलिए अब यदि बात करें विद्युत उपकरण में, तो विद्युत उपकरण में किया गया कार्य जो होता है ना, ये W बराबर होता है VQ। चूँकि यहाँ पे हमको वो बात नहीं देखनी है, बात आ गई है तो बता दे रहे हैं, ठीक है। दूसरा आगे जब इलेक्ट्रॉनिक वाला चैप्टर, इसी में जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज़ें मिलेंगी, तो दोबारा फिर से रिवाइज कर देंगे और अच्छे से आपको याद हो जाएगा। तो W बराबर क्या होता है? VQ VIT I स्क्वायर RT V स्क्वायर T अपान R, ये W के लिए फार्मूला होता है। और यही जब मान यहाँ पे रखते हैं ना, तो P बराबर मिलता है W अपान T। एक तो ये हो गया, दूसरा हो जाएगा, यही लिख दे क्या? W, ये लिख देते हैं P बराबर W अपान T, W अपान T, या फिर VI, या फिर I स्क्वायर R, या फिर V स्क्वायर अपान R। तो ये सारे फार्मूले हो गए सामर्थ्य के, ठीक है। चलिए अब इसके मात्रक को हम देख लेते हैं, सामर्थ्य का मात्रक। तो सामर्थ्य का मात्रक एक तो हो गया वाट, एक हो गया वाट, दूसरा P बराबर अभी कह रहे हो W अपान T, कार्य का मात्रक हो गया जूल, और समय का मात्रक हो गया सेकंड। तो जूल प्रति सेकंड। इस चैप्टर में जितने मात्रक यूज होंगे बस उतने ही बताएंगे, और बाकी यहाँ से मात्रक तो बहुत सारे बन जाएंगे सामर्थ्य के। सामर्थ्य का मात्रक वोल्ट इंटू एम्पियर, एम्पियर स्क्वायर ओम, वोल्ट स्क्वायर प्रति ओम, ये भी हो जाएगा, ठीक है। इसको हम नहीं देखेंगे, हम यहाँ पे फिलहाल जो इस चैप्टर में जो मात्रक उपयोगी होंगे उनको हम देखते चलेंगे, ठीक है। बाकी वैसे कहने को तो एक बार कह ही चुके हैं। वाट जूल प्रति सेकंड हो गया, और दूसरे बड़े मात्रक होंगे इसके किलोवाट, ठीक है, किलोवाट, मेगावाट, मेगावाट और अश्वशक्ति, अश्वशक्ति, ये बड़े मात्रक हो गए, ठीक। अच्छा, तो 1 किलोवाट में कितना वाट? 1 किलोवाट में कितना? 1000 वाट हो गया, ठीक। और 1 मेगावाट में 10 की घात 6 वाट, और 1 अश्वशक्ति बराबर कितना वाट? 1 अश्वशक्ति बराबर 746 वाट। ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। ये सभी मात्रक, ये तो छोटे मात्रक हो गए, है ना, ये पता है ना आपको, ये छोटे मात्रक हो गए, और ये जो है हो गए क्या? बड़े मात्रक। ये हो गए बड़े मात्रक, और ये जो है इनमें संबंध हो गया, ठीक है। चलिए इसके अलावा चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं, ऊर्जा, ठीक है। ऊर्जा, ऊर्जा क्या होता है? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, यूँ कह लीजिए। क्या? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता, जिसमें जितनी ज़्यादा क्षमता होगी उसमें ऊर्जा उतनी ज़्यादा होगी। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, बस इतनी पर्याप्त बात है, ठीक है। चलिए अब इसके अलावा
इसमें ऊर्जा कौन कौन होगी? गतिज ऊर्जा। यदि यम द्रव्यमान का पिंड v वेग से गति कर रहा है तो उसकी गतिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगी हाफ यम वी स्क्वायर। ये तो हो गई गतिज ऊर्जा। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा। किसी वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे गति ऊर्जा कहते हैं। ठीक है। और यम द्रव्यमान का पिंड v वेग से गति कर रहा है तो उसकी गति ऊर्जा के बराबर हाफ यम वी स्क्वायर हो जाएगी। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अब गतिज ऊर्जा के बाद स्थितिज ऊर्जा। स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है स्थिति ऊर्जा, गति के कारण जो होती है गतिज ऊर्जा, सीधी बात। ठीक है। अब स्थिति के कारण क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। स्थिति के कारण कोई भारी सामान उसको उठा रहे हो ना, उसकी ऊर्जा ज़्यादा है तो उठाने में बल लग रहा है, तो जितनी ज़्यादा ऊपर तक उठा लिए इतना मतलब उसमें ऊर्जा उतने मतलब उसकी आपकी ऊर्जा उतने ज़्यादा खर्च हुई उसमें। तो इसका मतलब जो वस्तु जितने ज़्यादा पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर होता है उसकी स्थिति ऊर्जा उतनी ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने पर स्थिति ऊर्जा बढ़ती जाती है और साथ ही साथ द्रव्यमान पर भी निर्भर करता है। तो ये स्थिति ऊर्जा U बराबर होती यम जी एच। यदि यम द्रव्यमान का पिंड एच ऊंचाई पर स्थित है तो उसकी ऊर्जा ये हो जाएगी U बराबर यम जी एच के। ठीक। अच्छा, और एक बात समझिए कि कुल ऊर्जा जो होती है, ये आपको अच्छे से याद रखना है, कुल ऊर्जा जो होती है ये गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है। गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है। यानी कुल ऊर्जा U बराबर हम यहाँ पे लिख सकते हैं हाफ यम वी स्क्वायर प्लस यम जी एच। और दोनों की ऊर्जाओं का योग सदैव नियत रहता है भैया। कुल ऊर्जा सदैव नियत रहती है, गति ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा का योग हमेशा नियत रहता है, यानी कुल ऊर्जा के बराबर होता है। ठीक है। चलिए अब इसके बाद देख लेते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, ये तो है बस ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है, ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती है। ठीक है, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता ना नष्ट किया जा सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक। और ऊर्जा सदैव स्थिर रहती है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है। चलिए अब इसमें जो है ना उष्मीय ऊर्जा के बारे में। ठीक है। गर्माहट के कारण किसी वस्तु में जो ऊर्जा होती है, गर्मी के कारण जो ऊर्जा होती है, उसके तापमान के कारण जो ऊर्जा होती है उष्मीय ऊर्जा होती है। ठीक है। विद्युत ऊर्जा, आवेश प्रवाह के कारण जो ऊर्जा व्यय होती है, जो ऊर्जा होती है विद्युत ऊर्जा। पवन ऊर्जा, वायु जब चलती है, वायु के चलने से उसमें जो संचित ऊर्जा होती है उसको एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है ना। पवन ऊर्जा, पवन चक्की के द्वारा जो है वायु वाली ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर लेते हैं। ठीक है। और विद्युत ऊर्जा को ये जो है प्रेस के माध्यम से जो है उष्मीय ऊर्जा में बदल लेते हैं। विद्युत ऊर्जा के द्वारा क्या बोलते हैं, विद्युत ऊर्जा के द्वारा बल्ब जला करके विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। या इस प्रकार से बहुत सारी ऊर्जाएं हम कह सकते हैं। ठीक है। जैसे प्रकाश ऊर्जा भी हो गया है ना। और ये क्या, जैव ऊर्जा, रासायनिक अक्रियाएं जो शरीर के अंदर होती हैं जीवों के द्वारा जो ऊर्जा होती है वो जैव ऊर्जा हो जाती है। सौर ऊर्जा, सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा सौर ऊर्जा हो गई। जल ऊर्जा, जल में संचित ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। इस प्रकार से बहुत सारी ऊर्जाएं हो जाएंगी। ठीक है। चलिए अब इस पर आधारित कुछ प्रश्न को भी हम यहाँ पे लगा लेते हैं। जैसे ये पहला प्रश्न, किसी इंजन का जो सामर्थ्य है वो एक अश्वशक्ति है, इसका क्या तात्पर्य है? सामर्थ्य एक अश्वशक्ति है। देखिए P बराबर W/T। ठीक। और इसका मान एक अश्वशक्ति मतलब 746 वाट। ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, चलिए देखते हैं। इंजन 746 न्यूटन का बल आरोपित करता है। ये बल की बात नहीं, सामर्थ्य की बात है। ये तो बिल्कुल गलत होगा। आगे देखिए, इंजन द्वारा किया गया कार्य की दर, अच्छा कार्य करने की दर, ठीक है, 746 जूल प्रति सेकंड हो सकती है भैया। कार्य का मात्रक जूल और ये बटे सेकंड कर लो, या फिर इसी को वाट लिखे थे हम वाट भी कर सकते हैं। तो ये सही है, ये सही हो सकता है ना। चलिए आगे भी पढ़ लेते हैं, फिर चेक कर लेते हैं, फिर जो सही लगेगा वो लगाएंगे हम लोग आगे। इंजन द्वारा कुल किया गया कार्य, ना जी ना, ये कार्य थोड़ी ना है, कार्य करने की दर है, ये भी गलत है। आगे उपरोक्त कोई नहीं, ऐसा नहीं है, ये बी वाला इसमें करेक्ट आंसर है, बी वाला इसका सही जवाब है। बात आया समझ में, बी वाला इसमें करेक्ट आंसर है भैया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब ये दूसरा वाला ये रहा, एक घोड़ा जो है, एक घोड़ा, ओहो घोड़ा, एक घोड़ा क्या कर रहा है, क्या कर रहा है ये घोड़ा,
एक घोड़ा एक घोड़ा 20 न्यूटन के बल द्वारा किसी गाड़ी को 5 मीटर तक खींचता है। लो खींचा दो इससे। F बराबर 20 न्यूटन के बल से कितना 5 मीटर दूरी तक खींचता है। तो किया गया कार्य W बराबर F गुणे D यानी 20 गुणे 5 यानी 5 दूनी 10 यानी 100 जूल हो जाएगा। ठीक है, 100 जूल नहीं दिए हैं, 20 गुणे 5 तो दिए हैं, यही सही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ये लीजिए भैया, इसमें क्या स्थिति है। ओहो ओ ये रहा। इसमें क्या कह रहे हैं, किसी वस्तु पर 7 न्यूटन का बल लगाने पर, कितना बल लगाने पर, 7 न्यूटन का बल लगाने पर F बराबर 7 न्यूटन। ठीक है, F बराबर 7 न्यूटन। अभी भैया यदि आलस लग रहा है, ये गलत बात है, अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो आलस नहीं लगेगा। अभी बाबू जो आपका सपना है ना, उस सपने को यदि आप नहीं पूरा करोगे तो आपके सपने को कोई और पूरा करेगा। नहीं समझे, आपका जो सपना है ना, उस सपने को पूरा करने के लिए कोई दिन रात एक कर रहा है, कोई मेहनत कर रहा है, ये मान के चलो। आप नहीं करोगे तो कोई और उस सपने को हासिल कर लेगा। ठीक है, तो ये टारगेट दिमाग में रखिए और टारगेट पर काम करिए मेहनत से। बल की दिशा में ये 8 मीटर दूरी तक विस्थापित होता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य W बराबर कितना होगा, F गुणे D। ले भैया 7 गुणे 8 नहीं दिए हैं, 8 सते 56 तो दिए होंगे, 8 सते 56 लो दिए हैं ना। कौन सा, ये D वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। जो आपने लक्ष्य हासिल किया भैया ना, उसके लिए काम करिए, उसको दिमाग में रखिए और हमेशा वो आपके ध्यान में, आपके ख्याल में होना चाहिए। ठीक है, चलिए एक पिंड पर 40 न्यूटन का बल लगाएंगे। लो लगा दिए। F बराबर 40 न्यूटन का बल लग गया। फिर वह बल की दिशा में से 60 अंश को कोण पर, थीटा बराबर 60 अंश के कोण पर D बराबर 20 मीटर दूरी तक विस्थापित हो जाता है। तो बल द्वारा किया गया कार्य निकालना है। W बराबर हो जाएगा FD cos थीटा। लो F का मान हो गया 40 और D का मान हो गया 2 और cos हो गया 60। तो 4 दूनी 8, 80 हो गया और cos 60 का मान तो 1/2 होता है भैया, तो 2 से काटेंगे तो 40 आएगा। 40 जूल है दिया ऑप्शन में। ओए होए 40 नहीं दिया है, कहीं गड़बड़ हो गया क्या कुछ। अच्छा ये 2 नहीं है 20 है, गलती हो गई, ये 20 है। तो गुणा करोगे 800 आएगा और काटोगे 400 जूल हो जाएगा। ठीक है, W बराबर ये 400 जूल हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न और लगाइए। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। चलिए तो लगाइए आगे क्या करें। किसी पिंड की गतिज ऊर्जा हो जाएगी 4 गुनी, हो जाएगी 4 गुनी कर दी जाए तो संवेग हो जाएगा। अच्छा कह रहे हैं गतिज ऊर्जा 4 गुनी कर दी जाए तो संवेग कितने गुना हो जाएगा। गतिज ऊर्जा 4 गुनी कर दी जाए तो संवेग कितने गुना हो जाएगा। लो भैया गतिज ऊर्जा के बराबर क्या लिखे हैं, हाफ mv², यही ना गतिज ऊर्जा होता है। और संवेग p बराबर होता है m × v। संवेग तो ये होता, तो इसको संवेग के रूप में अगर चेंज करें तो k बराबर कितना आएगा, 1/2 1/2 m से गुणा कर दें क्या, m² v² और बटे में m आ जाएगा। तो ये k बराबर आ गया, इसको p लिख दें ना, p का स्क्वायर बन जाएगा p²/2m, ये मिल गया भाई। अच्छा संवेग निकाल लें क्या, यहाँ से p² बराबर हो जाएगा 2km, तो यहाँ से p बराबर √2km हो गया। ये तो आ गया भैया संवेग। फिर कह रहे हैं गतिज ऊर्जा को
कितना कर दिया जाए, 4 गुना। गतिज ऊर्जा को 4 गुना कर लो भैया, गतिज ऊर्जा को 4 गुना कर दीजिए। तो गतिज ऊर्जा को 4 गुना कर दें, यहीं कर दें क्या यार, के की जगह 4 के लिख दें हैं, तो संवेग कितने गुना हो जाएगा, के की जगह 4 के कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से संवेग कितना गुना हो जाए, गतिज ऊर्जा 4 गुनी करने पर, गतिज ऊर्जा 4 गुनी करने पर, और जब 4 गुनी कर देंगे गतिज ऊर्जा तो ये P डैश बराबर हो जाएगा √2 और K की जगह यहीं लिख दीजिए 4km, ठीक है। तो ये आ जाएगा P डैश बराबर 4 का वर्गमूल निकालिए 2 और इधर √2km तो बचेगा ही। समीकरण 1 से मान रख दीजिए, तो बाद वाली जो संवेग है पहले वाले संवेग का कितने गुना हो गया, 2 गुना हो गया। कितना हो गया, 2 गुना हो गया, यानी ये बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक, आगे भी लगाया जाए, ठीक है। चलिए 1-2 प्रश्न और लगा लेते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है भैया, आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर घूमते हुए किसी पिंड के अभिकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य, ओए होए क्या होगा, क्या होगा, ये क्या कह रहे हैं, वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है ना, वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है, वो भी त्रिज्या इसकी कितनी है, आर है, त्रिज्या कितनी है, ये आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है। अब केंद्र बल ये देखिए केंद्र की ओर कार्य करता है, विस्थापन तो इसके लंबवत ही होगा, तो लंबवत विस्थापन होगा तो किया गया कार्य कितना होगा, कई बार बताए हैं, ऑप्शन जरूर बताइएगा कौन सा सही होगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा सही होगा, 6वें वाले प्रश्न में आपको जरूर बताना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न ये लीजिए, 2 वस्तुओं के संवेग समान हैं, 2 वस्तुओं के संवेग समान हैं, अच्छा 2 वस्तुओं के संवेग समान हैं, ये प्रश्न अधूरा है यार। चलिए अब आज की क्लास बस इतना ही, ठीक है, इतना ही पढ़ते हैं। इस 6वें वाले प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और ये भी बताइएगा कि कैसा लग रहा है आपको, या कुछ और क्या पढ़ना चाहते हैं आप, कुछ कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा, ठीक है। कैसा पढ़ाया जा रहा है या इसमें आप क्या सुधार चाहते हैं और कैसे पढ़ाया जाए, ठीक है। चलिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।